अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उत्तराखंड के निवासी हैं तो आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस अगर इससे मैच खाता है तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। कुछ रुपयों का खर्चा है, फॉर्म भर जाएगा और आपको एक टेस्ट सीरीज के तौर पर टेस्ट देने को मिलेगा। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, चाहे ग्रुप सी हो, लोअर पीसीएस हो या अन्य परीक्षाएं हो जिनमें जीएस पूछा जाता है, वहाँ सिर्फ ये 2 पॉइंट लीगल ग्लॉसरी और लीगल हिस्ट्री नहीं आते हैं। इसके अलावा सारा सिलेबस आता है। आज 31 दिसंबर 2025 को सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, अनुवादक और टाइपिस्ट, इन लोगों के पदों के लिए वैकेंसी निकली है। वैकेंसी तो ये कल 30 तारीख को ही आ गई थी, लेकिन इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आज आया है क्योंकि कल खाली एक छोटा सा नोटिस आया था। इसमें डिटेल दिया है सब कुछ। देखो, लास्ट डेट 20 जनवरी है। उसके बाद संशोधन या नाम परिवर्तन के लिए भी विंडो खुलेगी जिसकी समय रहेगा 26 जनवरी से 4 फरवरी तक। इस हिसाब से आप कर लीजिएगा और पहले से ही फॉर्म सही से भरिएगा जो करेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो यहाँ मैंने ये अंडरलाइन कर रखे हैं। भाई, अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना है इसमें, नहीं तो जो इनके नियमानुसार कार्रवाई करेंगे ये अपनी। आगे इन्होंने कहा, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित ऑनलाइन आवेदन पत्रों में करना अनिवार्य है इसकी अंकना को, और आरक्षण का दावा न किए जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा धारित करना आवश्यक है, यानी 20 तारीख से पहले पहले की डेट का होना चाहिए। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है तो उससे पहले का होना चाहिए। अर्हताएँ सारी उससे पहले हो जानी चाहिए, वो लास्ट डेट है। और मार्कशीट पर आपकी जो डेट लिखी होती है वो मान्य होती है। तो आपकी मार्कशीट पर जो डेट लिखी है वो 20 जनवरी 2026 या उससे पहले की होनी चाहिए। तो आप लोगों को सलाह दी जाती है, भाई इस एडवर्टाइजमेंट में जो भी दिशा निर्देश हैं उनको भली भांति पढ़ लो, उसके बाद फॉर्म भरो जिससे गलती ना हो। अगर आप फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लेते हो 5 वर्ष के लिए आपको डिबार किया जाएगा, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ऑनलाइन फार्म भरना है और कोई माध्यम नहीं है। नेट बैंकिंग से फीस जमा करनी है। एक बार पैसा कटेगा तो वापस नहीं आएगा। संशोधन करो चाहे दोबारा फार्म भरो, आप कितने भी फॉर्म रद्द करो भरते रहो। आपके आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर आप उसको कैंसिल करें और दोबारा से भर लें। जितनी बार चाहे उतनी बार कैंसिल करो, भरते रहो, लेकिन हर बार शुल्क कटेगा और वापस नहीं होगा। अच्छा, जब 20 तारीख के बाद आपको पता लगे कि इसमें संशोधन होना है तो फिर विंडो खुलेगी, आप भर सकते हैं, लेकिन उस समय आप सारी चीज़ें करेक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिंदु संख्या 12 के अनुसार ही जो चीज़ें मान्य हैं वही करेक्ट होंगी, सब कुछ करेक्ट नहीं होगा। आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरोगे उसके प्रिंट आउट को या किसी प्रमाण पत्र को आयोग भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सलाह दी जाती है आप उसका प्रिंट आउट लेके अपने पास सुरक्षित रख लें, जिससे भविष्य में अगर आप आयोग के साथ किसी तरह का पत्राचार करेंगे तो आपको भेजना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव होगी, और उसके अलावा इसमें कंप्यूटर संचालन और टंकण अलग अलग पद के हिसाब से अलग अलग चीज़ें भी हैं। और ऑनलाइन आवेदन में आप जो दावे करेंगे उनकी पुष्टि के लिए आपके पास सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए जो मांगे जाने पर देने पड़ेंगे। अगर आप अपने वांछित डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं करा पाए तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। विभिन्न चरणों की जानकारी दैनिक समाचार पत्रों और वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, और आपको सूचना ईमेल और एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही से भरें, अपना ही भरें, जिससे समय से सूचना आपको मिल जाए। बाकी इसमें इन्होंने ये परिशिष्ट दिए हैं कि किस परिशिष्ट में क्या क्या दे रखा है। परिशिष्ट के नीचे लगे हैं, बाद में परिशिष्ट दिए हैं, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 14 में इन्होंने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की बात की है, और पॉइंट नंबर 15 में इन्होंने दिव्यांगता से संबंधित चीज़ों के बारे में बताया है। पॉइंट नंबर 16 में ये कह रहे हैं कि अगर आपका गलत चयन हो गया तब भी बाद में निरस्त कर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क पृथक से आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा, यानी अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो मेंस में आपको फिर से फॉर्म भरना है, फिर फीस जमा करनी है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वगैरह की स्क्रूटनी होगी। अच्छा, ये पद जो है समूह गा का पद है, ग्रुप सी का।
और टोटल 24 पदों की भर्ती है। अब उत्तराखंड बहुत बड़ा राज्य नहीं है, छोटा राज्य है, और ये यहाँ हाई कोर्ट के लिए है, उच्च न्यायालय उत्तराखंड के लिए। 24 पद कम नहीं है, काफ़ी है। अब इसमें जो सहायक समीक्षा अधिकारी, ARO कहते हैं जैसे, उनके 15 पद हैं। अब इन 15 पदों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वो इस टेबल में है। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है, एक पोस्ट है। अनुवादक की 6 पोस्टें हैं। टाइपिस्ट की 2 पोस्टें हैं। ये इन्होंने दिव्यांगता से संबंधित चीज़ें दी हैं शायद। अब यहाँ आते हैं हम पद के बारे में। यह है सहायक समीक्षा अधिकारी का पद, लेवल 7 की जॉब है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षिक अर्हताएं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, स्पीड ऑफ मिनिमम 9000 की डिप्रेशन पर आवर इन इंग्लिश टाइपिंग। और उसके बाद बेसिक नॉलेज कंप्यूटर, कंप्यूटर की नॉलेज में ये चीज़ है। और कंप्यूटर का जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। आयु सीमा 21 से 42 के बीच होनी चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन लेवल 8 का पद है। लेवल 8 बहुत अच्छा पद माना जाता है, लेवल 7 भी बुरा नहीं है, और आज के दौर में तो बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए वही बहुत है। अब ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए इन्होंने बोला है डिग्री इन लॉ एंड डिप्लोमा, और डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा है, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। उम्र वही 21 से 42। नेक्स्ट पद है अनुवादक, 6 पद हैं, लेवल 5 की जॉब है। इसकी क्वालिफिकेशन देखें, इसमें इन्होंने यही कहा बैचलर डिग्री चाहिए, हिंदी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, यानी आपका जो ग्रेजुएशन हो उसमें हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे हिंदी इंग्लिश दोनों होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बाकी ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। 21 से 42 आयु सीमा इसकी। नेक्स्ट पद टाइपिस्ट, 2 पद हैं, लेवल 5, बैचलर डिग्री, और इन्होंने कहा मस्ट पजेस गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट, और मस्ट पॉज थ्रो नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एट सफिशिएंट नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर। आयु सीमा इसमें भी 21 से 42 है। अब देखो आयु की गणना कब होगी, 1 जुलाई 2025, यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 1983 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी आपका जन्म 2 जुलाई 1983 और 1 जुलाई 2004 के बीच में है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अधिकतम आयु सीमा में छूट, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 5 वर्ष, दिव्यांगजन 10 वर्ष, और आगे ये दिया है पूर्व सैनिक 3 वर्ष। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जिसकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से। और आपको जो कैटेगरी का लाभ है, उपश्रेणी का दावा केवल एक उपश्रेणी में, जिससे आपको अधिकतम लाभ मिलेगा, एक से ज़्यादा श्रेणियों का लाभ नहीं ले सकते। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य वांछनीय अर्हता। इसमें अधिकतर लोग फंसते हैं। आप इस फॉर्म को तभी भर पाओगे जब आपकी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की शिक्षा उत्तराखंड में स्थित किसी संस्थान से हुई है। अब इस कंडीशन में इनने एक परंतु दे रखा है, ऐसे लोगों के लिए जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं है उनके लिए, या जो लोग अपनी आजीविका के लिए उत्तराखंड से बाहर निवास कर रहे हैं उनके लिए। ये जो है पहली कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1। अब अगर आपकी ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो आपके लिए दूसरी कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन ये है, आपका उत्तराखंड में स्थित किसी सेवाजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या अगर आप उत्तराखंड की सेवाओं में संयोजित हैं तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, फिर आपको एनओसी चाहिए। और अगर आप उत्तराखंड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं तो अपने कार्यालय से परमिशन लीजिएगा, फिर सेवाजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराइएगा, उसके बाद आप भर पाएंगे। अब मान लो दूसरा पॉइंट भी आप पूरा नहीं करते हो, तो तीसरी कंडीशन,
ये पूर्व सैनिकों के लिए है, इसको पढ़ लीजिएगा जैसा है। नीचे इन्होंने दिया है प्रस्तर 1, 2, 3 में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत किसी भी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है। यानी इन तीनों में से कोई एक शर्त पूरी हो रही है तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। बाकी आरक्षण का दिया है। आरक्षण के लिए आपको पता होना चाहिए किसी भी राज्य में अगर आप आरक्षण ले रहे हैं तो उसी राज्य के अधिवासी होने चाहिए। उत्तराखंड में उत्तराखंड के आदिवासी अगर नहीं हैं तो उत्तराखंड में आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और आरक्षण का लाभ लेने के लिए आप जिस श्रेणी का लाभ ले रहे हैं उससे संबंधित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा बना हुआ प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, जो आपको बाद में देना होगा। अच्छा, एक कैटेगरी कुछ लोग मेरे से एक बार पूछ रहे हैं DFF क्या है। भाई यह है स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रित। और एक कंडीशन ये आप ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड में जो अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र है उसकी वैधता 3 वर्ष है। और कब से? 2016 के बाद से। यानी 2016 के बाद से जितने OBC सर्टिफिकेट बने हैं वो 3 वर्ष तक के लिए वैलिड है। और आपका OBC सर्टिफिकेट अगर 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना है तो आप नया बनवा लीजिएगा। ये पॉइंट EWS के लिए दिया है, तो मैंने सही से पढ़ा नहीं, आप देख लीजिएगा जैसा हो इसमें। नेक्स्ट पॉइंट में ये हमारे यहाँ जो राजकीय गृहों में अनाथ बच्चे हैं उनको 5% आरक्षण संबंधित है। महिलाओं को 36 आरक्षण का लाभ मिलेगा। कुशल खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। आरक्षण से संबंधित है सब। विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए तभी लाभ मिलेगा। राष्ट्रीयता सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। कैरेक्टर आपका साफ सुथरा होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति में अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपकी 1 से अधिक जीवित पत्नियां ना हो। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपके 1 से अधिक जीवित पति ना हो। बारीकी आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। ये ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में बताया है। ये संशोधन से संबंधित दिया है। यहाँ शुल्क से संबंधित है, किस कैटेगरी को कितना शुल्क देना है। मैक्सिमम शुल्क जो है वो सामान्य का 150 रुपये प्लस 16 36 यानी 166 रुपये 36 पैसे है। ये मैक्सिमम शुल्क है, इससे ज़्यादा किसी का नहीं है। बाकी ये निर्देश दिए हैं। एक महत्वपूर्ण निर्देश ये है, अगर आपको कोई समस्या है तो आप आयोग की मेल ID UKPSC helpline@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं मेल के द्वारा। जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा है यानी प्री होगा ऑब्जेक्टिव, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। और ये पॉइंट है। प्रश्न पत्र के बारे में दिया है, हिंदी देवनागरी में लिख सकते हैं। और भाषा का प्रश्न पत्र उसी भाषा में आप उत्तर लिखेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ हिस्सा आप किसी भाषा में लिखो कुछ हिस्सा किसी भाषा में लिखो। और ये नीचे पॉइंट नंबर 16 में अंकों की कटौती से रिलेटेड दिया है कि आप एग्जाम में क्या क्या गलतियां करेंगे और किस किस गलती पर आपके कितने नंबर कटेंगे, ये दिया हुआ है इसमें। कैलकुलेटर ले जाना वर्जित है। ये इन्होंने NOC के बारे में जिक्र किया है, ये इन सर्विस कैंडिडेट के लिए है। और इन सर्विस कैंडिडेट पहले से ही जानते होंगे, करना जरूरी होता है, न्यूनतम अर्हता अंक है। बाकी और इसमें दिए हैं ये दिशा निर्देश। आचरण वगैरह आपका अच्छा ही होना चाहिए। आयोग दोषी आपको ठहरा सकता है इन कारणों से, ये कारण दिए हैं दोषी ठहराने के। आप ऐसा कोई काम ही ना करो। अब हमारी आती है परीक्षा योजना पाठ्यक्रम। देखो, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सभी पदों के लिए। जनरल साइंस, करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, लीगल ग्लॉसरी, लीगल हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ उत्तराखंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंप्यूटर साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन। 200 नंबर का पेपर 3 घंटे का। अब आप यहाँ गौर कीजिएगा, अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उत्तराखंड के निवासी हैं तो आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस अगर इससे मैच खाता है तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। कुछ रुपयों का खर्चा है, फॉर्म भर जाएगा और आपको एक टेस्ट सीरीज के तौर पे टेस्ट देने को मिलेगा। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, चाहे ग्रुप C हो, लोअर PCS हो, PCS हो या अन्य परीक्षाएं हो जिनमें GS पूछा जाता है, वहाँ सिर्फ ये 2 पॉइंट लीगल ग्लॉसरी और लीगल हिस्ट्री नहीं आते हैं, इसके अलावा सारा सिलेबस आता है। तो अगर आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपका यहाँ से तैयारी चेक हो जाएगी कि आप कितने पानी में हो, आपकी तैयारी का लेवल क्या है।
बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा, आपको भरना सही लगे भरिएगा, नहीं भरना सही लगे मत भरिएगा। ये प्री की योजना होगी। उसके बाद है मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। सबसे पहला पद सहायक समीक्षा अधिकारी, पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज 3 घंटे का 200 नंबर। दूसरा हिंदी लैंग्वेज 3 घंटे 200 नंबर। पेपर 3 है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ये देखो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। अब कंप्यूटर का जो है यहाँ दे रखा है। और पेपर नंबर 4 है इंग्लिश टाइपिंग, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। नेक्स्ट पद है टाइपिस्ट। टाइपिस्ट के लिए पहला पेपर जनरल इंग्लिश, दूसरा पेपर जनरल हिंदी, तीसरा पेपर कंप्यूटर का है। अब कंप्यूटर का जो पेपर है ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। नेक्स्ट है अनुवादक की पोस्ट। पहला पेपर लैंग्वेज, हो वैसा ही चल रहा है, बाकी इसके अंदर का जो मैटर है वो आप देख लीजिएगा कैसा है। पेपर 2 है ट्रांसलेशन एंड ड्राफ्टिंग का। और पेपर 3 है कंप्यूटर का, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। फिर नेक्स्ट पद है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। पेपर 1 है कंपलसरी थ्योरी का। इसमें जो नीचे सिलेबस दिया है इसको देखिएगा, काफ़ी है। अब इनके लिए पेपर 2 है थ्योरी का, 1 ऑफ 3, इन 3 में से एक। पेपर 3 है कंप्यूटर का, क्वालिफाइंग नेचर का। यहाँ तक आपका सिलेबस रहा। अब ये परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब हमारा मेंस निकल जाता है, हमारा सिलेक्शन होने वाला होता है, तब ज़रूरत पड़ती है। प्री मेंस तक तो इनकी कमी ज़रूरत रहती है, फिर भी मैं देख ले रहा हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या है। अच्छा, ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं मिनिमम। प्रारंभिक परीक्षा के लिए न्यूनतम मार्क्स वो चाहिए, और फाइनल सिलेक्शन के लिए जो न्यूनतम है वो ये है। अनुवादक के लिए इन्होंने अलग से दे रखे हैं, प्रारंभिक और अंतिम चयन से संबंधित जो भी है। प्रारंभिक परीक्षा इन शहरों में होगी, और मुख्य परीक्षा सिर्फ यहाँ होगी। ये कहाँ है? परीक्षा भवन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। कंप्यूटर टंकन, ये भी ज्ञानोदय लैब उत्तराखंड में। बाकी ये परिशिष्ट दिव्यांगजनों के श्रुति लेख से संबंधित रहा, ये सर्टिफिकेट से रिलेटेड हैं जो भी हैं। ये परिशिष्ट, ये चेकलिस्ट है, सबसे लास्ट में ज़रूरत पड़ती है सिलेक्शन टाइम पे इसकी। और परिशिष्ट हैं जो भी। चलो, इस तरह से ये आवेदन कंप्लीट। तो साथियों, अगर आप इस परीक्षा के योग्य हैं तो आप ज़रूर फॉर्म भरिएगा। और आप किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, तो आपका इसका एग्ज़ाम देने से एक प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, बाकी आप अपनी परिस्थिति के अनुसार डिसाइड कीजिएगा। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।